हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जुलाई को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। रामचंद्रन डिडंट विन द रेस। देखो क्या है डिडंट, ये है नेगेटिव सेंटेंस। देखो हमारे को क्वेश्चन टैग अप्रोप्रिएट चूज़ करने के लिए क्या होता है, 2 रूल्स होते हैं, 2 रूल होते हैं। रूल 1 क्या होता है, अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। और अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक तो ये होता है। और रूल 2 क्या होता है, यूज़ द सेम ऑक्सिलरी वर्ब्स। मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारे को वही यूज़ करनी है जो मेन सेंटेंस में दे रखी है। यूज़ सेम ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, डिड, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग आएगा वो होगा पॉजिटिव। देखो डिड मतलब ये है पास्ट टेंस की बात, तो डज तो आ ही नहीं सकता, डू नहीं आ सकता। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो, डू तो फिर भी नहीं आता, डू ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर ये प्रेजेंट में होता है सेंटेंस, मेन सेंटेंस, तो आता हमारा डज ही, बट ये पास्ट टेंस में है और हमारे को पॉजिटिव लेना है, तो क्या है, डिड ही। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, डिड ही। और विल ही नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, फ्यूचर में नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। धीरज अनकन्वेंशनल बिलीफ वर कंसिडर्ड हियरसे बाय द ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। देखो यहाँ पे क्या वर्ड्स है, अनकन्वेंशनल, इसका मतलब क्या होता है, एक बार हम इन सब का मतलब देख लेते हैं। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है अनयूजुअल। हेयर से कुछ नहीं होता, ये होता है हियर से। हियर से मतलब सुनने में आया है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। एंड ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी जैसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, कन्फॉर्मिंग टू ट्रेडिशन, कन्फॉर्मिंग टू ट्रेडिशन। तो हाँ, मैंने आपको मतलब भी बता दिया इन जो ऑप्शंस में वर्ड है, और इनकरेक्टली भी पता चल गया हमारे को क्या है, हियर से होता है, हेयर से नहीं होता कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉय नरेटेड 2 स्टोरीज बट द पुलिस फाउंड द डैश मोर कन्विंसिंग। देखो यहाँ पे बॉय ने 2 स्टोरीज बताई है और जो पुलिस को क्या लगा, डैश मोर कन्विंसिंग। मतलब यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाद वाली। मतलब 2 स्टोरीज बताई ना, पहली वाली और बाद वाली, तो द पुलिस फाउंड द डैश वन डैश मोर कन्विंसिंग, मतलब बाद वाली, लेटर। मतलब देख लेते हैं, लेटेस्ट मतलब जो बिल्कुल नहीं हो, न्यू लेटर बाद में। और जो लेटर वर्ड है वो यूज़ होता है कंपैरिजन में, मतलब 1 और 2 हमारे को चीज़ है, हमारे को जो सेकंड वन वाली बतानी हो उसके लिए सेकंड वन लेटर बाद में। मतलब जैसे अगो मीन्स होता है पहले, तो लेटर मतलब होता है बाद, और लास्ट मतलब जैसे बहुत सारे पर्सन्स है तो जो सबसे लास्ट वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, select the incorrectly spelled word in the given sentence. Committing treason against one's country is regarded as one of the most egregious transgressions subject to stringent penalties. देखो ट्रीसन का क्या मतलब होता है, ट्रीसन का मतलब होता है अपनी कंट्री को धोखा देना। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग
वंस कंट्री, अपनी कंट्री को नहीं, किसी कंट्री को धोखा देना होता है, वंस कंट्री। और देखो पेनल्टीज, पेनल्टीज नहीं होता कुछ, पेनल्टीज, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, PENALTIES, पेनल्टीज। और पेनल्टीज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, पेनल्टी का मतलब अ पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्रीगियस, एग्रीगियस का क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, बहुत ज़्यादा बेकार और शौक देने वाला, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग। और ट्रांसग्रेशन का क्या मतलब होता है, एक्ट्स दैट गो अगेंस्ट अ लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट, एक्ट्स दैट गो अगेंस्ट अ लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट। आई होप आपको ये मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शेक्सपियर्स वर्क बेटर कॉमेडीज देन डैश ड्रामाटिस्ट इन इंग्लैंड, मतलब यहाँ पे कंपेयर हो रहा है शेक्सपियर को अदर ड्रामाटिस्ट से। तो देखो, जब भी हमारे को वर्ड लगाने होते हैं ना, तो हम यूज़ करते हैं जब हमारे को एक पर्सन को पूरी कम्युनिटी से अलग मतलब कंपेयर करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं एनी अदर। क्या, एनी अदर, व्हेन कंपेयरिंग वन पर्सन विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग्स वी यूज़ एनी अदर, ठीक है। ये जैसे ये पूरी कम्युनिटीज़ है ड्रामाटिस्ट की, हमारे को शेक्सपियर को अलग करना है, तो हम यूज़ करेंगे एनी अदर। शेक्सपियर रोट बेटर कॉमेडीज देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट इन इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, अदर का मतलब दूसरा, अनदर उसका भी सेम दूसरा ही मतलब होता है, और हमारे को कंपेयर करना है सारे ड्रामाटिस्ट से शेक्सपियर को अलग करना है, तो हम यूज़ करेंगे एनी अदर। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। मिसेस मिथाली एंड हर फैमिली डोंट लाइक स्पाइसी फूड। देखो, मिसेस मिताली एंड हर फैमिली, ज़्यादा पर्सन है तो हम यूज़ करेंगे दे, ये तो बिल्कुल ठीक है, दे तो समय ठीक है। यहाँ पे जो मेन सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डू, डू नोट है ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डू, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा, डू दे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, डू दे। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। देखो, ए में क्या लिखा हुआ है, व्हेन दे मीन बाय दिस, देखो दिस, इससे पहले भी तो कोई वर्ड होना चाहिए, तो ए तो हमारे स्टार्टिंग पे आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। देखो, अब बी पढ़ते हैं क्या लिखा है, दीज कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट देन ग्राउंड द मेटामॉर्फिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट फर्दर अप द पिरामिड। दीज कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट, इससे पहले भी तो कुछ आना चाहिए ना, इसलिए बी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। सी देखते हैं, इन देयर इन्फ्लुएंशियल बुक मेटामॉर्फ्स वी लीव बाय द लिंग्विस्टिक जॉर्ज Lakoff and the philosopher Mark Johnson assert that most of our ordinary conceptual system is metamorphic in nature। ये हो सकता है, देखो हाँ सी होगा, क्योंकि जो ऑप्शन बचे हैं उसमें स्टार्टिंग वर्ड सी है, तो सी हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब सी के बाद क्या बात कर रहे हैं वो, सी के बाद या तो ए आ सकता है या डी, हम देख लेते हैं ए आएगा या डी। देखो पहले डी पढ़ लेते हैं, सम कैंडिडेट्स फॉर दीज फाउंडेशनल कॉन्क्रीट और literal concepts are those of the physical objects we encounter in our everyday, like the concepts of rocks and trees। और एक बार फर्स्ट भी पढ़ लेते हैं, what they mean by this is that our conceptual system is like a pyramid with the more concrete element at the base। देखो, ये in their influential book में ये वो बता रहे हैं क्या, उसके बाद क्या है, what they mean, बुक का क्या मतलब है वो आएगा ना, तो आंसर क्या होगा, सी के बाद ए आ जाएगा,
ए के बाद एक ही ऑप्शन बचा है, ए के बाद डी एंड बी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सडन और वॉयलेंट ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट। देख, अब पहले हम इनके मतलब देख लेते हैं, फिर हमारे को आंसर पता करना इजी हो जाएगा। सबमिशन का क्या मतलब होता है? कोई वर्क को आपको सबमिट करना हो, है ना, कोई वर्क को आपको सबमिट करना हो। फेलियर, आप किसी वर्क को सबमिट करने में फेल हो जाएं। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन मतलब होता है आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, सुपीरियर नहीं हो। और कॉप, कॉप का क्या मतलब होता है? अ सडन एंड वॉयलेंट ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फेलियर होता है लैक ऑफ सक्सेस। अगर इंग्लिश में आपको मतलब भी लिखना है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार मतलब मीनिंग सबके। देखो, क्या सबमिशन का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ यील्डिंग और सराउंडिंग टू समवन्स अथॉरिटी। फेलियर लैक ऑफ सक्सेस। सबऑर्डिनेशन लोअर रैंक और पोजीशन। कॉप का मतलब क्या होता है? अ सडन वॉयलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम गवर्नमेंट। तो क्या अ सडन एंड वॉयलेंट ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट इज आंसर कॉप। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. Select the most appropriate antonym of the underlined word to fill in the blanks. The members of the ruling party created a vehement response to the somewhat dash charges made by the opposition party. हमारे को वेमेंट का अपोजिट बताना है। वेमेंट का पहले हम मतलब देख लेते हैं। वेमेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पैशनेट और इंटेंस फीलिंग। अब इसका अपोजिट क्या होगा? देखो, अपैथेटिक का क्या मतलब होता है? शोइंग नो इंटरेस्ट और कंसर्न, नो इंटरेस्ट और कंसर्न। देखो, स्ट्रॉन्ग, पैशनेट एंड इंटेंस फीलिंग, इसका अपोजिट क्या होता है? अपैथेटिक। फिर भी हम और आगे अपने देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और इसमें नो इंटरेस्ट, इसमें पैशनेट है, अपने काम को लेके बहुत दृढ़ इच्छा वाला है, और यहाँ पे उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अटिपिकल का क्या मतलब होता है? अनयूजफुल, अनयूजुअल। एग्रेसिव, एग्रेसिव का क्या मतलब होता है? फोर्सफुल और हॉस्टाइल। और स्टबॉर्न, स्टबॉर्न का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। रशीदास राइटिंग स्टाइल वाज डैश। एडजेक्टिव हमें बताना है। ऑर्गेनिक, नर्सरिंग, ओपैक एंड मेस्मराइजिंग। देखो, यहाँ पे एडजेक्टिव की बात हो रही है तो वो हो गया मेस्मराइजिंग। और एक बार हम इनके मतलब भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? नेचुरल और फ्लोइंग। तो यहाँ पे वो राइटिंग के लिए तो वर्ड यूज़ नहीं हो सकता ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचर के लिए यूज़ होता है। तो नेचुरल और फ्लोइंग। सॉरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग या उसके लिए यूज़ होता है कि हमारा चीज़ ऑर्गेनिक है, तो फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। नर्सरिंग ये होता है नेचर के लिए यूज टू डिस्क्राइब पीपल और एनवायरनमेंट, यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल और एनवायरनमेंट। ओपेक, जिसमें आर पार ना दिखे, अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैस्मराइजिंग कि उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मन को भाने वाली है, तो वो हो गया रशीदास राइटिंग स्टाइल वाज मैस्मराइजिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंग वर्ड्स सेगमेंट इन द given sentence. After delving into conspiracy theories online, Shravan
felt like he had gone down a difficult situation from which it is difficult to escape for miscommunication. तो देखो प्लग होल का क्या मतलब होता है? अ ड्रेन. रैबिट होल का मतलब होता है जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो. डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्केप. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. और रैट होल होता है समथिंग जो बहुत गंदा हो, छोटा हो और वेस्टफुल हो. समथिंग स्मॉल. देखो रैट के नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्मॉल होगा. रैट डर्टी एंड वेस्टफुल. और watering hole, a place where people gathered like bar और pub. watering hole होता है a place where people gather. Question number 12. Select the most appropriate antonym of the underlined word. The watchman's rebuttal that he had not seen the miscreants was strange. रिब्यूटल का क्या मतलब होता है? पहले तो हम यही देख लेते हैं. रिब्यूटल का मतलब होता है डिनाइल. जो वॉचमैन है उसने मना कर दिया कि उसने किसी को भी नहीं देखा, कुछ भी स्ट्रेंज चीज़ नहीं देखी है. डिनाइल. तो हमारे को एंटोनिम बताना है, तो जो एग्री हो रहा होगा वो बताना है. देखो एग्री मीन्स कन्फर्मेशन, कि उसने कन्फर्म कर लिया कि हाँ. रिब्यूटल मीन्स डिनाइल, कन्फर्मेशन मीन्स एग्री. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. फिर भी हम और इनके मीनिंग्स देख लेते हैं. मिस्टीरियस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज. इरिटेबल का क्या मतलब होता है? ये हमारे मूड पे और टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि हम कितने इरिटेट हो रहे हैं. मतलब ये एक तरह से फॉर्म ऑफ इरिटेट है. तो रेफर्स टू मूड. ठीक है. इरिटेबल हम हिंदी में इसको चिड़चिड़ापन भी कह सकते हैं. और एक्सिटिंग, जी यहाँ पे जी रह गया. एक्सिटिंग का क्या मतलब होता है? ये एक्साइटिंग है. सॉरी एक्साइटिंग ये एक इमोशनल क्वालिटी है. जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो एक्साइटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इमोशनल क्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 13. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो सम कहाँ से है? पहले देखो ए से स्टार्ट होगा, सी से, बी से और ए से. डी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता. अब हम देखते हैं ये स्टार्ट किससे हो रहा है. सम एनिमल सोसाइटीज़ होल्ड टुगेदर बिकॉज देयर मेंबर्स रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर वन अनदर व्हेन दे इंटरेक्ट. ये ए से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बात का हो. अब देखते हैं आंट्स. हाउएवर देखो यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है और यहाँ पे ओनली आंट्स की बात हो रही है, तो एनिमल तो उससे पहले ही आएगा, इसलिए बी से स्टार्ट हो नहीं सकता. ये कैंसिल कर देते हैं. व्हाट दीज सोसाइटीज़ डिपेंड्स ऑन. सोसाइटीज़ की जहाँ बात हो रही होगी उसके बाद ही तो पूछेंगे ना व्हाट. तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा. किससे स्टार्ट होगा? ए से. अब देख लेते हैं. अब पहले सी आएगा या डी आएगा वो देख लेते हैं. अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं. सम एनिमल सोसाइटीज़ होल्ड टुगेदर बिकॉज देयर मेंबर रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर वन अनदर व्हेन दे इंटरेक्ट. आंट्स हाउएवर ऑपरेट. हमारे को क्या है? पहले सी या डी देख लेते हैं ना. सी क्या है? व्हाट दी सोसाइटीज़ डिपेंड्स ऑन. मोफेट राइट्स आर शेयर्ड clues recognized by all its members. Relying on memory and experience in this way, it affects trusting only friends, limits the size of groups to their members' capacity and sustain personal relationship with one another. देखो ये क्या है? Relying on member and experience in this way. तो जब मेंबर रिकॉग्नाइज करेंगे और रिमेंबर करेंगे वन अनदर को तभी तो मेमोरी और एक्सपीरियंस पे बात जाएगी ना. तो क्या आएगा? ए के बाद डी आ जाएगा. ए के बाद डी, फिर क्या आएगा? बी. बी देख लेते हैं क्या है. आंट्स हाउएवर ऑपरेट डिफरेंटली बाय फॉर्मिंग व्हाट द इकोलॉजिस्ट मार्क मोफेट. देखो
ये भी हमारे को सही हो गया। पहले मार्क मॉफेट की यहाँ पे बात हुई है, उसके बाद सी आ जाएगा कि उसकी राइटिंग में भी ये लिखा हुआ है, तो सही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, select the option that can be used as one word substitution for the given group of words. A person who is extremely greedy for voracious eating and drinking. देखो गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, who has refined taste in food and drink. Refined taste in food and drink. तो यहाँ पे तो एक्सट्रीमली ग्रीडी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, हु एन्जॉय फाइन फूड एंड लग्जरी इन ईटिंग। एन्जॉय फाइन फूड एंड लग्जरी इन ईटिंग। और कॉनोशियर का क्या मतलब होता है, एन एक्सपर्ट और क्रिटिकल जज इन मैटर ऑफ टेस्ट। मतलब एक्सपर्ट होता है फूड टेस्ट का, जज एक्सपर्ट और क्रिटिकल जज इन मैटर ऑफ टेस्ट। और ग्लूटन का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वोराशियस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, select the most appropriate meaning of the underlined idiom. In the conservative and predictable world of football, Armstead is a square peg in a round hole. इसका मतलब बताना है हमारे को, अ स्क्वेयर पेग इन अ राउंड होल। तो फॉर्मुलिस्ट का क्या मतलब होता है, someone who sticks strictly on rules. Sticks strictly on rules. Conformist का क्या मतलब होता है, adapts to accepted norms and practices. Adapt to accepted norms and practices. और कन्वेंशनलिस्ट का क्या मतलब होता है, who follow conventions and traditions. Who follow convention and traditions. और मिसफिट का क्या मतलब होता है, मीन्स मिसमैच। तो अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब क्या होता है, मिसफिट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये अब पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन है। एक बार आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले खुद ही पढ़िएगा। सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या है, व्हाट वाज अ मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट अमेरिकाज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन द लेट 19th century। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हाउ डिड द प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 18, how did industrialization affect the labor force during the late 19th century? Industrialization affect the labor force. हमारे को मेन वर्ड भी चूज़ करने होते हैं, तो इसका मेन वर्ड क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट्स द लेबर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हु वर द रॉबर बैरोन्स। तो हमारे को पैसेज में क्या वर्ड ढूंढना है, रॉबर बैरोन्स, एंड हाउ डिड दे इंक्रीज देयर वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ गोल ऑफ द प्रोग्रेसिव मूवमेंट यहाँ पे कोड वर्ड हो गया। अब हम अपने कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। देखो, ड्यूरिंग द फाइनल डिकेड ऑफ द 19th century, अमेरिका एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। रेल रोड स्पैन द कंट्री लिंकिंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट major factor that contribute America's industrial expansion in the late 19th
century, वो यही है. America experienced unprecedented technological innovation and industrial expansion. Railroads spanned the country, linking the eastern and western states. तो आंसर क्या हो गया हमारा? देखो क्या, द डिक्लाइन ऑफ रेल रोड्स नहीं, इन्होंने तो एक्सपेंशन किया है. द एक्सपेंशन ऑफ रेल रोड्स लिंकिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट की तो बात ही नहीं हुई. द रिडक्शन ऑफ इमिग्रेशन, यहाँ पे तो एक्सपेंशन की बात हो रही है ना, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 7, इसके एक बार ऑप्शन, ओ हमारे को तो पैसे इस पे आना है वापस. Steam powered engines fueled the mighty factories built along the waterways of the northeast. Northeast में तो हमने steam power engines करा है, ठीक है. The west offered seemingly endless resources, timber, gold and silver. As people left their farms and immigrants arrived to work in the moving urban centers, the labor force changed from skilled artisans to assembly one-line workers who felt change to the machines of industrial progress. America's transformation from an agrarian to an industrialized economy was a time when great fortunes were amassed by the speculative industrialists and financiers known as robber baron. देखो robber baron यहाँ पे आ गया. तो अब हम सबसे पहले robber baron किसको कहते हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं. अमेरिकन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. अच्छा, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो आई है, वॉज अ टाइम व्हेन ग्रेट फॉर्चून्स वर अमास्ड बाय द स्पेकुलेटिव इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फाइनेंशियल्स नोन एज रॉबर बैरोन्स हु यूज. रॉबर बैरोन्स क्या यूज़ करते थे? अनस्क्रप्शलेस tactics such as vertical and horizontal irrigation, vertical and horizontal integration to increase profit and create monopolies. तो हम रॉबर बैरन वाले क्वेश्चन पे जाते हैं. ये रहा, क्या है? Who were robber barons and how did they increase their wealth? Industrialists and financials who used tactics like vertical and horizontal integration. Yes, अभी हमने ऊपर यही पढ़ा है, तो आंसर क्या हो गया 19th का? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. To increase profit and create monopolies. As profit grew, so did America's standard of living. As per capita income and production exceeds those of any other nations, excluding Britain. But not all shared in the newfound wealth. The exploding population of cities created disease-ridden slums that grew larger with the influx of immigrants exploited by corrupt political bosses with the promise of work in exchange for their votes. Men, women and children worked long hours for low pay in unsafe factories to keep up with the demand of cheap mass produced products. By the early 20th century, many of the Protestants, college-educated, middle-class citizens were distributed by the materialism, corruption and economic polarization and felt a moral social obligation to reshape the American landscape on the path aligned with what they believe to the nation's founding fathers and intended. From 1900 to 1918, these progressives led a movement to battle the problem of industrialization and urbanization. Legislation was enacted that restricted child labor, देखो ये भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, restricted child labor, established a minimum wage, regulated working conditions, and gave the public increased control of government through primaries to elect political leaders. Theodore Roosevelt departed from the laissez-faire approach and extended the executive branches of government to curtail monopolistic policies and ensure competition. Industries like meatpacking, railroads, bank become federally regulated. These precedent of addressing social and economical issues at the federal, state and local levels was significantly, for it changed the expectations of the role that government would play in society and inspired the recovery from the depression of 1929.
देखो हमारा 16th क्वेश्चन हो गया। 17 देखते हैं। हाउ डिड द प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी? इट एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन ऑन बिजनेसेस। टैक्सेशन एंड की तो बात ही नहीं हुई, ये तो होना ही होगा। इट एनकरेजेस लीजर फेयर पॉलिसीज़। उन्होंने एनकरेजेस करी है, क्या करा है लीजर फेयर में? ये रहा लीजर फेयर अप्रोच। डिपार्टेड फ्रॉम द लीजर फेयर अप्रोच एंड एक्सटेंडेड द, नहीं इन्होंने एक्सटेंडेड तो नहीं करी है, एनकरेज नहीं किया है इसको, तो ये भी नहीं होगा। रिड्यूस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस अफेयर्स, ये नहीं बात हुई है। इट एक्सपैंडेड फेडरल रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज मीट पैकिंग, रेल रोड्स एंड बैंकिंग। यस, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट टू कर्टेल मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर कंपटीशन, वो तो अलग है। इंडस्ट्रीज लाइक मीट पैकिंग, रेल रोड्स एंड बैंकिंग बिकम फेडरली रेगुलेटेड। तो आंसर क्या हो गया हमारा? प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज इट एक्सपेंडेड फेडरल रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज मीट पैकिंग, रेल रोड्स एंड बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट द लेबर फोर्स ड्यूरिंग द late 19th century? Immigrants were discouraged from working in factories. Discouraged word नहीं यूज हुआ। वर्कर्स बिकम हाईली स्किल्ड आर्टिशंस। इन्होंने हाईली स्किल्ड आर्टिशन का बात नहीं करी है कि वर्कर्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। मोस्ट वर्कर्स कॉन्टिन्यूड वर्किंग ऑन फार्म्स। द वर्कफोर्स शिफ्टेड फ्रॉम स्किल्ड आर्टिशंस टू असेंबली लाइन वर्कर्स। अब ऊपर देख लेते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट द लेबर फोर्स। देखो ये लिखा, एज पीपल लेफ्ट देयर फार्म्स एंड इमिग्रेंट्स अराइव टू वर्क इन द बूमिंग अर्बन सेंटर्स, द लेबर फोर्स चेंज फ्रॉम स्किल्ड आर्टिशंस टू असेंबली लाइन वर्कर्स। स्किल्ड आर्टिशंस टू असेंबली लाइन वर्कर्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द वर्क फोर्स शिफ्टेड फ्रॉम स्किल्ड आर्टिशन टू असेंबली लाइन वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 19 तो हम कर ही चुके हैं, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ गोल ऑफ द प्रोग्रेसिव मूवमेंट? एस्टेब्लिशिंग अ मिनिमम वेज, रेगुलेटिंग वर्किंग कंडीशंस, promoting monopolies to increase profit, restrict child labor. नॉट अ गोल, गोल नहीं है। एक बार ऊपर पैसेज में देखते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला, लेजिस्लेशन वाज एनेक्टेड दैट रेस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये तो एस्टेब्लिशिंग अ मिनिमम वेज एंड रेगुलेटिंग वर्किंग कंडीशन एंड गेव द पब्लिक इंक्रीज कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मोनोपोली की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को ज़्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है, तो मोनोपोली वाला आंसर नहीं होगा। प्रोमोटिंग मोनोपोलीज टू इंक्रीज प्रॉफिट, ये नहीं है। इस्टेब्लिशिंग अ मिनिमम वेज है, रेगुलेटिंग वर्किंग कंडीशन है, रेस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर है, और ये वाला आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।